जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम अभी 2022 में लगे हुए हैं, तो उसी के लिए दोस्तों हम ये प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ चुके हैं 2021 यानी यूपी ट्रिपल एससी 2021 का पूरा दोस्तों पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने? पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें हम हर एक चीज़ देखेंगे, खास करके पाई चार्ट को हम पूरा डीपली देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे देखेंगे, पूरे जीके, हिंदी, सभी के सभी पार्ट्स को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि टोटल कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है मेरे साथियों। और एक चीज़ और याद रखेंगे, टोटल समय कितना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि समय कितना था, 2 घंटे का समय था। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है 1/4 यानी कि 0.25%। ठीक है, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं पेपर को। ठीक है, पेपर को शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर ले कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। दोस्तों तो देखिए, अगर आपने हमसे हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि भैया एक चीज हमने बताया था कि देखिए, शेरशाह सूरी पता कब आया था? हुमायूं के समय। कब था ये? हुमायूं को दोस्तों हराता है कई बार। ठीक है, हुमायूं के समय। अकबर, देखिए अकबर क्या होता है? हुमायूं के बाद आता है, यानी शेरशाह सूरी के बाद ही अकबर आएगा, है ना? ये चीज समझ में आया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और दोस्तों इल्तुतमिश, ये दिल्ली सल्तनत से थे। किससे? दिल्ली सल्तनत से थे। और आपको बता दें, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खिलजी वंश से था, और इल्तुतमिश किससे था? गुलाम वंश से। तो हमने एक चीज आपको बताया था कि आप याद कर लेना, जी के TSL, यानी कि जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक, ए से सैयद और एल से लोदी वंश। तो आपको पता है सबसे पहले क्या रहा? गुलाम वंश। तो यानी सबसे पहले हमारा गुलाम वंश यानी इल्तुतमिश आपका पहले हो जाएगा, यानी चौथा वाला प्रथम होगा। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा होगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी हो जाएगा, और फिर दोस्तों दूसरा आ जाएगा, यानी कि चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा। दोस्तों चौथा तीसरा पहला दूसरा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इनके डेट की आप बात करें तो मैं डेट भी बता दूं। देखिए, शेरशाह सूरी दोस्तों कब से कब तक रहता है गद्दी पे? तो 1540 से 1545 तक। ठीक है, अकबर का समय काल क्या होता है? 1556 से दोस्तों क्या होता है इसका कार्यकाल? 1605 तक। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले दोस्तों, तो 1296 से 1316 तक रहता है। और वहीं इल्तुतमिश की बात करूं मैं तो 1210 से दोस्तों 1236 तक। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसके अनुसार भी लगा सकते हैं, और हमने जो पहले बताया उसके अनुसार भी लगा सकते हैं। आपका सही आंसर आपका बी ही आने वाला है, इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? मेरे साथियों तो आपको पता होगा कौन थे, तो तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन संत थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से? दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत होती होगी, ये मैं भी समझ सकता हूं। तो देखिए, अगर बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल की बात कर ली तो दोस्तों आपके वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहां पे पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है, क्या पूछा है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अब देखिए, मैं जो चीजें बता रहा हूं उनको आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर यहीं पे दोस्तों बंगाल के प्रथम क्या गवर्नर पूछता, देखिए जनरल नहीं लगाता, केवल गवर्नर पूछता, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछता ना, तो आप बताते रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, समझिएगा। अगर आपसे पूछता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, जनरल नहीं लगाता दोस्तों, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव होता। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर पूछता कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और अगर पूछ ले दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए कुछ चीजें याद रखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहां पे अगर भारत कर देता ना, भारत का, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होता? तो दोस्तों विलियम बेंटिंक होता। क्या होता? विलियम बेंटिंक हो जाता दोस्तों भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल जगह भारत कर देता, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछता भारत का प्रथम वायसराय पूछता तो कैनिंग हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय आपका कैनिंग होता, और भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों माउंटबेटन होगा, और प्रथम दोस्तों क्या, प्रथम दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल से समझ गए होंगे, इनको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब दोस्तों चरक संहिता संबंधित दोस्तों आपको पता होगा चरक किससे संबंधित थे, तो आपको पता चिकित्सक थे दोस्तों, चिकित्सक। चरक संहिता दोस्तों चरक की रचना है, किसकी? चरक की रचना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या थे? चिकित्सक थे दोस्तों। आपसे पूछेगा धन्वंतरी का संबंध किससे था? धन्वंतरी का दोस्तों, तो वो भी क्या थे? चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ रहते थे दोस्तों, याद रखेंगे, उनके नवरत्नों में एक थे दोस्तों, याद रखेंगे। तो धन्वंतरी और चरक दोस्तों पूछा जाए ना तो आप चिकित्सक बता देंगे। जिस प्रकार से दोस्तों आर्यभट्ट का नाम आता है गणितज्ञ में, उसी प्रकार से दोस्तों चरक और धन्वंतरी का चिकित्सक में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा दोस्तों सही नहीं, यानी कि वो इसमें से एक जोड़ा क्या है साथियों आपका गलत दिया हुआ है। तो गलत कौन सा है उसको हमें बताना है। पहला है दोस्तों 261 BC, यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध दोस्तों बिल्कुल सही है। क्या है ये? बिल्कुल सही। आपको मैं बता दूं इसके बारे में कि दोस्तों ये कौन लड़ता है, तो आपको पता होगा दोस्तों अशोक महान जी के द्वारा लड़ा जाता। किसके द्वारा? अशोक महान जी के द्वारा। 261 ईसा पूर्व में दोस्तों ये किस शिलालेख में बताएगा? तो दोस्तों इनके 13वें शिलालेख में दोस्तों इसका वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आपको यह भी पता होगा कि इसी युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, ठीक है, युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए दूसरा दोस्तों 78 AD में दोस्तों शक संवत बिल्कुल सही है, और 652 में दोस्तों मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी बिल्कुल सही है। मगर मेरे साथियों क्या कि 1709 ईस्वी में क्या औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों यही गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कब हुआ था मृत्यु इसका, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होगा 1707 में। कब दोस्तों मृत्यु हुई? तो 3 मार्च 1707 दोस्तों अहमदनगर में, ठीक है। तो 3 क्या होगा 1707 लिख लेना, यहाँ पे क्या होगा 1707 होगा। बिल्कुल दोस्तों 2 साल इसने एक्स्ट्रा बढ़ा दी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला है कि इनमें से किसे दोस्तों भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं दोस्तों, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आपको पता होगा किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। क्या? दादा भाई नौरोजी। अब देखिए इनके बारे में कुछ चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इनकी एक रचना है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लेना ना तो आपके लिए फायदा करेगा। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया दोस्तों, ठीक है, इन इंडिया। अब पूछेगा ये रचना किसकी है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आप बताएं किसकी है? दादा भाई नौरोजी। इन्हें किस नाम जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, ठीक है। और देखिए इसी रचना में ना इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। आपसे पूछेगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था प्रति व्यक्ति आय। इन्होंने कहा था 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है पूरे भारत के लोगों की, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखना कि ये जो आपका है ना कांग्रेस नाम इन्होंने दिया था, और कांग्रेस के 3 बार दोस्तों अध्यक्ष बने, ठीक है। कितनी बार? कांग्रेस के अध्यक्षता दोस्तों 3 बार की दादा भाई नौरोजी ने। और आपको बता दें कि दोस्तों दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता यही करते हैं, और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी जानते हैं। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना हो दोस्तों। तो WC बनर्जी है ना, WC बनर्जी, इनके बारे में याद रखेंगे। ये प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। चलिए आगे देखते हैं। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? आपको पता होगा साथियों इसके बारे में कि कौन थे? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी। इन दोनों ने दोस्तों अलग अलग बोला था, हालांकि दोस्तों आगे चल के एक में मिल भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इनको मिलान करना मेरे साथियों। तो देखिए पहला है ब्रह्म समाज। तो देखिए आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में कोलकाता में कौन करता है? तो कौन करता है मेरे साथियों? तो राजा राम मोहन राय। क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय। याद रखें कब करते हैं? तो 1828 में लिखे जा रहा हूं 1800 दोस्तों 28 में। कहां करते हैं मेरे दोस्त? तो आपको पता होगा कलकत्ता में।
ठीक, इतना हमने बता दिया, कलकत्ता याद रख लेंगे। ठीक है, दूसरा है रामकृष्ण मिशन दोस्तों। तो आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में, कब साथियों, 1897 में दोस्तों किया जाता है। किसके द्वारा? तो आपको पता होगा किसके द्वारा, इनके गुरु थे। किसके गुरु थे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस दोस्तों? तो विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, कहां पर? बेलूर में। 1897 में दोस्तों बेलूर में इनकी स्थापना की जाती है रामकृष्ण मिशन की। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब आता दोस्तों आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में, कब दोस्तों? 1875 में दोस्तों मुंबई में। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा मेरे साथियों, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो देखिएगा किसके द्वारा किया जाता है आर्य समाज की स्थापना। तो दोस्तों आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब की जाती है? हमने बताया 1875 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करता है? तो ज्योतिबा राव फूले दोस्तों। ज्योतिबा राव फूले 1937 में महाराष्ट्र में दोस्तों। और आपको बता दूं कि ज्योतिबा राय फूले की पत्नी थी दोस्तों सावित्रीबाई फूले। कौन? सावित्रीबाई फूले दोस्तों, वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ज्योतिबा फूले की एक रचना कौन सी थी? तो गुलामगिरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा बाई फूले की। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में। कहां की? कलकत्ता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में। कहां की गई है दोस्तों? बेलूर में की गई। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपको पता होगा मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1937 में महाराष्ट्र में दोस्तों। किसने किया? तो ज्योतिराव फूले है ना, ज्योतिबा फूले जी द्वारा किया गया था। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आप मिला लीजिएगा, मिलाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? कब दिया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कब? 1942 में दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। कौन सा? करो या मरो का नारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए हो गया ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्टोरी समझिएगा कि दोस्तों ये अधिवेशन होता है किसका दोस्तों? तो 1939 के त्रिपुरी का। किसका? त्रिपुरी का अधिवेशन होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक तरफ दोस्तों कौन खड़े होते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथियों महात्मा गांधी ने खड़ा किया था किसको? पट्टाभी सीतारामैया। कहा था महात्मा गांधी ने अगर पट्टाभी सीतारामैया हारते हैं तो मेरी हार होगी। मगर साथियों को बता दें कि लोग सुभाष चंद्र बोस से इतना ज्यादा प्रभावित है, सुभाष चंद्र बोस को इतने सारे वोट देते हैं कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, महात्मा गांधी का रोना धोना शुरू होता है। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी इच्छा से दोस्तों कांग्रेस को छोड़ ही देते हैं, और दोस्तों छोड़ देते किसके लिए? पट्टाभी सीतारामैया के लिए, क्योंकि वो हार गए थे पट्टाभी सीतारामैया। फिर दोस्तों मगर साथियों एक चीज रखेंगे, फिर दोस्तों इसका जो ऑफर होता है ना, प्रस्ताव होता है अध्यक्ष पद का, वो किसको मिलता है? देखिए पट्टाभी सीतारामैया नहीं बनते, फिर किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये स्टोरी आपको याद रखना है। कौन सा अधिवेशन था? तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। इसके पहले दोस्तों 1939 था ना। इसके पहले जो 1938 का होता है ना हरिपुरा में दोस्तों, वहां भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पहले से ही अध्यक्ष होते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों किस नदी पे है दोस्तों? आपको बताऊं चिनाब पे। किस पे है? चिनाब पे दोस्तों। ठीक है, याद रखें। और चिनाब पे दोस्तों सबसे ऊंचा दोस्तों ब्रिज बनाया जा रहा है गुंबद आकार वाला। ठीक है, चलिए अगला है, वसंत विश्व होता है दोस्तों, कब होता है, किस डेट को होता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को दोस्तों होता है। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित दोस्तों? किसके उत्पादन दोस्तों? खेतड़ी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों, खेतड़ी किससे संबंधित है? तो तांबा से। किससे दोस्तों? कॉपर से दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। एल्यूमिनियम की अगर बात कर लेना, कहां दोस्तों फेमस है? तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम दोस्तों कहां? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट दोस्तों बहुत फेमस है एल्यूमिनियम के लिए दोस्तों। कहां? हिंडाल्को कंपनी दोस्तों यहां पे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा इसका सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांजीरंगा दोस्तों। आपको पता होगा कांजीरंगा किसके लिए? एक सींग वाले गेंडा के लिए दोस्तों। कहां है? तो असम में है। कहां पर है? असम में है। मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? आपको पता होगा जो हिमालय से निकलती है
दोस्तों गंगा निकलती है, गंगा निकलती है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्रा निकलती है दोस्तों। तो आपका 1 और 2 और 3 दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आपको बताते हैं जो कृष्णा और कावेरी ना दोस्तों, ये कावेरी और गोदावरी ना ये दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण भारत की नदियां किसकी हैं? दक्षिण भारत की नदियां हैं। कौन सी? कावेरी और गोदावरी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैंक दर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो बैंक दर होता है ना वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दोस्तों जो केंद्रीय बैंक है ना, वो जो बैंकों को ब्याज देती है ना, जो दर लेती है ना, उसे बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर हमारा क्या कह रहा क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर पड़ेगा मेरे साथियों? तो आपको बता दूं कि साख अर्जन क्या होगी, तो दोस्तों वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी, साख अर्जन बढ़ जाएगी मेरे साथियों। चलिए अगला है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है तथा आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दोस्तों कि पूंजीवादी में क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों क्या, ये तो निजी होता सब कुछ, और इसमें मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। दोस्तों तो बिल्कुल सही हमारा ए हो जाएगा। जैसे समाजवादी बात हमने बताई थी कि इसमें दोस्तों जनता के कल्याण करना दोस्तों उद्देश्य होता है, और मिश्रित दोस्तों अपने भारत की है। देखिए मैं आपको इससे एक बार बता दूं कि पूंजीवादी कहां है? अमेरिका है ना, कनाडा दोस्तों यहां पे। समाजवादी दोस्तों यूएसएसआर की थी, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ रूस की दोस्तों, और मिश्रित अपने भारत की। ठीक है, चलिए हमारा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए ये किसके होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के। किसके दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर के 100 नोट पे। आपको बताते हैं कि 1 रुपए से ऊपर वाले नोट, 1 रुपए से ऊपर वाले नोट जितने भी होंगे सब पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, और 1 रुपए के नोट पे किसके? वित्त सचिव के होते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। क्या? देखिए आप नोट लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे ना तो हर एक नोट में आपको किसी ना किसी सिग्नेचर मिलेंगे। अभी आप अगर जो नोट नहीं होगी ना उस पर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर मिलेंगे, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में। ठीक है, तो 1 रुपए से अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के होंगे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और उसके दोस्तों 1 रुपए पे किसके होंगे? दोस्तों वित्त सचिव के। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फेमा। फेमा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपको बताते हैं कि जो फेमा है ना, ये दोस्तों पहले इसका नाम फेरा था। क्या था? FERA फेरा था। फेरा को दोस्तों बदल के फेमा किया गया। क्या किया गया? FEMA कर दिया गया। फेरा को फेमा कर दिया गया। कब किया गया? 1 जून 2000 को। 1 जून 2000 को। कब दोस्तों? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाई। देखिए फेमा, फेरा का नाम क्या था? पहले फेरा देख लीजिए क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। आर से रेगुलेटिंग, ए से एक्ट। तो दोस्तों इसको जब बदला गया ना तो क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही जगह, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों। हो सकता है पिछली बार, अब अगली बार दोस्तों फेरा का पूछ ले तो फेरा में दोस्तों आर का अर्थ होगा रेगुलेटिंग, ए का होगा एक्ट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोस्तों किसमें शामिल है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों किसमें शामिल है तो आपको भी पता होगा किसमें शामिल है, तो राज्य सूची में शामिल है। चलिए अगला है दोस्तों 22 नंबर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है मेरे साथियों? तो आपको भी पता होगा ये चीजें किसमें हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों आपको पता आर्टिकल 40 दोस्तों, क्या अनुच्छेद 40 में दोस्तों बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि भैया शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये आपको पता होगा 21A में बताया गया है। और कब जोड़ा गया था इसे? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 21A जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। 19 में आपको पता है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और दोस्तों 29-30 में आपको पता होगा यहां पर दोस्तों क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, हितों के लिए। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों एक समय आता है तीसरा जो संविधान सभा का आयोजन होता है, तीसरा दोस्तों कब होता है? देखिए पहला 9 को होता है, दूसरा 11 दिसंबर, और तीसरा होता है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। तो
दोस्तों कौन, नेहरू जी द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के दोस्तों हमारी प्रस्तावना बन जाती, उद्देशिका बन जाती। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों के निहित है दोस्तों। तो आपको पता होगा 29 हमने बता दिया अभी। 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और 24 में क्या है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कठिन कार्यों में यानी फैक्ट्री वहां पे खनन में आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है ठोस चालक में धारा प्रवाहक वाहक होते दोस्तों। तो ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं ये आपको बताना है मेरे साथियों। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं मेरे साथियों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख ले इसी वक्त कि प्रकाश वर्ष किसमें माप के लिए इकाई होती है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दूरी सबसे दूरी की इकाई होती है। मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश वर्ष द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यार कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ सुन लीजिएगा। देखिए आपसे पूछेगा ना, अगर मान ले अगले पेपर में क्या पूछ ले कि सबसे बड़ी दूरी क्या होती है। देखिए दूरी मापने सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो आपको बता दें पारसेक होता है। देखिए प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या होता है, पारसेक होता है। आपको बताते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितने पारसेक के बराबर होता है, तो 3.26। यार कहीं बहुत इंपॉर्टेंट 3.26 अगर हम पारसेक प्रकाश वर्ष मिलाते तब जाके एक पारसेक के बराबर होगा। यानी अगर पूछे कि दूरी सबसे लंबी इकाई क्या होगी, सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो आपको बताना है पारसेक कितना होता है। तो ये प्रकाश वर्ष से दोस्तों प्रकाश वर्ष से बहुत बड़ा होता है, यानी कि 3.26 गुना प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। देखिए हवाई जहाज की गति किसमें मापते हैं, मैक में। किसमें मापते हैं, तो मैक में दोस्तों हवाई जहाज की गति मापते हैं। ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है मेरे साथियों, तो आपको बताओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर, 18 कैरेट सोने से खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप सोने के खरे प्रतिशत को निकाल सकते हैं, क्योंकि आज हो सकता है दोस्तों ये अगले पेपर में भी आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप किस प्रकार से दोस्तों इसको आप निकालेंगे। देखिए आपको पता होगा कि 24 कैरेट दोस्तों सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट बराबर 100% सोना माना था। तो याद रखेंगे, देखिए 24 कैरेट बराबर क्या होता है, 100%। तो एक देखिए 1 कैरेट में कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 100/24 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100/24। ठीक है, समझिएगा 1% बराबर, देखिए 100% बराबर कितने, 24 कैरेट के। तो 1% बराबर कितना होगा, 100/24 कैरेट। और दोस्तों कितने का निकालना, 18 कैरेट का। तो 18 कैरेट निकालना, तो चलिए काटे इसको। तो देखिए 36 18 3 होगा और 6 4 24 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 से 100 काट दो तो 25 हो जाएगा। 25 के 100। अब देखिए क्या बचा, 25 × 3 तो यानी 25 3 75%। तो दोस्तों इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, कितना भी पूछ ले, कैसे भी करके पूछ ले, आपको निकाल लेना। कैसे निकालना है, देखिए जितने का पूछे ना आपको क्या करना है, 100/24 के बाद जितने परसेंट पूछे, जितने कैरेट को पूछे, मान लिया आपको 20 कैरेट पूछा दोस्तों, फिर 20 से गुणा कर देंगे। 16 पूछेगा 16 कर देंगे। बस इतना याद रखेंगे कि आगे क्या होगा, 100/24 100/24। ठीक है, आपसे पूछ ले कि 10 कैरेट में कितना सोना होगा प्योर, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, काट लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए संतरे का बहुतायत में क्या होता है दोस्तों, संतरे में क्या होता है आपको बताओ, विटामिन सी दोस्तों पाया जाता है, क्योंकि खट्टा होता है। ठीक है, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। अगला मेरे साथियों, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए रूट के अंदर कुछ है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 196 बराबर 72 × 56। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। पहले चीज इसको हम काट लेते हैं, इसको तो यहीं कट जाएगा ना। तो दोस्तों क्या होगा, तो 9 8 72, 8 से काटिए और 8 से 56। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए इसका दोनों को वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से रूट हटाओगे तो दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब वर्ग करेंगे दोस्तों, यहाँ से पूरा हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों इसको हम प्रश्नवाचक x मान लें। ठीक है, और यहाँ पे 196 बच जाएगा। अब देखिए इधर वर्ग होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 × 9 कर लीजिएगा और यहाँ पे 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग लिख के कोई मतलब नहीं दोस्तों, गुणा में लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 बार गुणा इसका मतलब। ठीक, अब देखिए ये कटेगा, 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 5 और 7 8 56, कितना 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर एक 7 बचा, 7 से काटेंगे है ना, 7 का 28, 4 बच गया। अब देखिए 4 बच गया, अब 4 उधर जाएगा, गुणा कर देगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो गुणे 4। अब क्या आपको हल करना है, 9 9 81 × 4, तो 81 × 4 कर लीजिएगा। तो 4 1 नाम 4 और 4 8 32, 324 है। हाँ है, बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये वाला दोस्तों सॉल्यूशन है। देखिए इसका मैं बता दूं, अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ माइनस है। देखिए इसको समझिएगा, तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, यानी 885 और प्लस 115 क्या होगा? 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनकी संयुग्मी से गुणा कर दीजिए। संयुग्मी क्या होता है दोस्तों? इनके क्या करिए, हर का दोस्तों चिन्ह चेंज करके गुणा करवा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस रूट 3। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसानी दोस्तों, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 15। चलिए आगे है कि टीवी का मूल्य, टीवी सेट का मूल्य दोस्तों 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो दोस्तों आय में क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको बता दूं, इसको दोस्तों आप x प्लस वाई एक्स वाई से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहला क्या घटाएगा तो -3 लिख लेंगे, इसको x मान लिया। देखिए x बराबर क्या माना, सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये सूत्र होता है। तो पहले हमने इसको x माना, x क्या माना माइनस का 30, और दोस्तों y क्या माना प्लस का 20। तो देखिए x प्लस वाई, तो प्लस लगा दिया हमने, y क्या है 20 है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई होगा, देखिए माइनस लगा तो पहले ही माइनस हो जाएगा, इसको हम पहले से माइनस कर लेते हैं। तो 30 गुणे 20, अब देखिए बटे 100, देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो माइनस का 30 बचा है और प्लस का 20 बचा है, और फिर माइनस का 3 दूनी 6 बचा। तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, और माइनस का 36 से अगर 20 घटाते हैं आप, ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे ना तो माइनस का 16 आएगा, यानी कि 16% क्या घटेगी। क्या? देखिए माइनस का इसका मतलब घटेगी, तो 16% क्या होगी, घट जाएगी। हमारा 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है 35 नंबर, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 18.5। यानी अगर हम इनका कुल देख लेना, समझिएगा, अगर हम इनका कुल देख ले दोस्तों, तो देखिए 18.5 हो जाएगा। देखिए 18.5 इंटू 4 कर ले, खिलाड़ी का हम कुल उम्र देख सकते हैं ना। तो देखिए 18.5 इंटू 4 हमने किया तो कितना आ गया साथियों, तो आप करेंगे ना इसका 74 आ जाएगा। तो टोटल उम्र कितनी हो गई, 74 हो गई। अब कह रहा है कि दोस्तों अगर कोच की उम्र शामिल करते हैं तो औसत उम्र कितनी, 20% बढ़ जाती है। अब देखिए 18.5 का हम 20% निकाल लें, देखिए 18.5 इंटू हम 120 कर ले, 120% मतलब 120 कर ले। तो इसको अगर आप काटते हैं ना, इसको काटिएगा, 0 0 कट जाएगा दोस्तों, एक यहाँ से हटेगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कितना आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 22.20। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 22.20, ठीक है, ये आएगा। अब कह रहा है कि दोस्तों कोच शामिल होता 20% बढ़ रहा ना, तो कोच शामिल होगा, यानी कि अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, देखिए पहले 4 थे अब 5 हो जाएंगे, तो 5 से गुणा कर लेंगे इसको। अब देखिए अब टोटल कितनी हो जाएगी इनकी, वो दोस्तों उम्र, तो 111 आ जाएगा। इसका गुणा करें 111 आ जाएगा। अब देखिए 111 अब है, यानी 5 लोग मिलकर 111 हैं, 4 कितने थे, 74 थे। कितने का अंतर हुआ, तो घटा लेंगे दोस्तों, आपका 37 बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। समझ में आएगा कि पहले देखिए, समझिए दोबारा बता दें, देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना, 18.5, 18.5 गुणे 4 कर लेंगे, 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 उम्र है। ठीक है, अब कह रहा कि अगर कोच शामिल होगा तो दोस्तों 20% बढ़ जाता है, यानी 18.5 था, इसका 20% बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 22.20 आ जाएगा। तो 22.20, अब देखिए कितना बढ़ गया, ये बढ़ चुका है, तो 22.20 होगा सबका। तो कितने लोग हो गए, 5 हो गए, तो 5 से गुणा करेंगे यानी 111 आएगा। अब देखिए पहले 4 लोगों की कितनी उम्र थी, 74, अब 5 लोग शामिल हो यानी कोच शामिल हुआ दोस्तों, 111 होगा। तो कितना कोच बढ़ गया होगा, तो दोनों घटा लेंगे, 37 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। देखिए हमारा खत्म हो गया है गणित, मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं हिंदी के। अब देखिए हिंदी क्वेश्चन आप कैसे हैं, तो देखिए पहला है एकल का विलोम क्या होगा। एकल का क्या होगा, देखिए एकल मतलब अकेला, एकल मतलब क्या होता दोस्तों, एकल मतलब अकेला हो गया। तो दोस्तों अकेला का क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा ना, एकल का बहुल हो जाएगा, बिल्कुल सही। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, दर्प जानते हैं क्या होता है, घमंड। क्या होता है दर्प का मतलब क्या होता है, अहंकार, घमंड ना दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला है मन को हरने वाला। मन को हरने वाला क्या होगा दोस्तों, मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होगा। चलिए गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, गागर में सागर मतलब कहते हैं ना कि थोड़े में बहुत कुछ कहते हैं, मतलब थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, होता बिहारी दास कहेगा तेरे गागर में सागर भरते थे। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, महत्वाकांक्षा होता दोस्तों, महत्वाकांक्षा
महत्वाकांक्षा दोस्तों आपको बताओ, 2 ता क्या होते हैं, आधे होते हैं, 2 ता होंगे, आधे वाले 2 ता होंगे दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा महत्वाकांक्षा। चलिए दोस्तों ये 41 से 43 तक दोस्तों ये दिया हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है केयरफुली तरीके से, और इसके आंसर देने ये आपका इंग्लिश आ चुका दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में बताएंगे कि मेनी साइड्स पर्सनालिटी मींस क्या होता है मेरे साथियों। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे वहां पे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता दूं कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ए पर्सन हैविंग वैरायटीज इंटरेस्टेड दोस्तों। क्या, ए पर्सन हैविंग वैरायटीज इंटरेस्टेड दोस्तों। कैसे देखिए, ए मेनी साइड्स पर्सनालिटी मींस क्या होगा, ए मेनी साइड पर्सनालिटी मींस क्या होगा, ए मेनी साइड पर्सनालिटी मींस क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंजॉय पॉलिटिकल। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो साथियों आपको एक एक आंसर इसका आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जाएगा ए पर्सन हैविंग वैरायटी इंटरेस्टेड, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला है पीटी नेहरू एंजॉयड। पीटी नेहरू क्या करते हैं, एंजॉय किस चीज का करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बनाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग बुक, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, और रिसाइटिंग ट्राइनली, है ना दोस्तों, या फिर डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर दोस्तों, यानी कि सब कुछ करते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपको पता होगा इसमें आप देखेंगे तो ये सब कुछ करते थे ना। देखिए यहाँ पे क्या था, राइटिंग रीड बुक भी करते हैं, फाइटिंग पॉलिटिक्स भी करते हैं, और सोशल इविल करते हैं, और ये देखिए ये सब कुछ लिखा है, यानी कि सारे के सारे काम कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 42 का डी नंबर। चलिए 43 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। इनका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों, सही होगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों 43 का हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही सी नंबर, यानी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो आपको दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, ठीक है। तो फेमस का क्या होगा दोस्तों, तो फेमस का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए कि क्या हो जाएगा। फेमस मतलब क्या होता है, पॉपुलर, कहते हैं बहुत पॉपुलर हो गए, यानी कि फेमस हो गए। चलिए अगला है गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका दोस्तों क्या करना, विलोम शब्द बना। ट्रांसपेरेंट से क्या होगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसको हम आर पार देख लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपीक्यू, है ना दोस्तों, जिसके आर पार ना देखा जाता, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों अब आ चुका है रीजनिंग का सवाल। क्या आ चुका है, रीजनिंग का सवाल आ चुका दोस्तों, क्या है, तो 46 का दोस्तों क्या है, पक्षी विज्ञान का पक्षी हो जाएगा दोस्तों। नृ विज्ञान किसमें होगा, तो नृ विज्ञान दोस्तों किसमें हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो नृ विज्ञान बराबर क्या होता है दोस्तों, मानव, क्या होता है, इसमें हम मानव का अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उस शब्द का चयन करें जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, पनीर, तेल दोस्तों आपको पता होगा कि दूध से सारी चीजें बनती, दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, मगर देखो तेल का चीजें क्या होंगी, तेल एक अलग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शन को दोस्तों ये लिख दिया गया, तो उसी कोड में दोस्तों ओरिएंटेशन को क्या लिखेंगे, तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको बता दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा, पी को क्यू किया है, क्या किया है, पी को दोस्तों क्यू कर दिया गया है, और फिर दोस्तों क्या किया है, आर को क्यू किया गया है, फिर दोस्तों क्या किया गया इस तरह से, यानी कि हम पी को क्यू यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इसको सही करते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। देखिए मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं दोस्तों। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंध रखती है दोस्तों, आपको पता होगा बुआ का रख लेंगे, ठीक है। आप इसको लगाइएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए मैं उसकी माँ का, देखिए रीता की ओर इशारा करते हो, देखिए इधर मान लिया रीता खड़ी है और इधर क्या है, निखिल, निखिल है ना, निखिल खड़ा। देखिए एक बार आपको बता भी दूं, इधर मान लिया दोस्तों रीता खड़ी है और इधर खड़ा है निखिल। रीता को इशारा करते हुए इसने क्या कहा कि मैं उसकी माँ कौन, रीता की दोस्तों माँ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक, रीता की माँ आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर, माँ के पुत्र का, तो दोस्तों इनका पुत्र होगा कोई यहाँ पे, देखिए इनका पुत्र जाएगा, रीता का मतलब उसकी माँ का पुत्र यानी रीता का भाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक उनका पुत्र हो जाएगा के पुत्र का इकलौता पुत्र दोस्तों, के इकलौता पुत्र यानी कि रीता की भाई का लड़का होगा ना, ये रीता के भाई का लड़का दोस्तों निखिल यहाँ पे आ जाएगा ना। तो दोस्तों अब भाई का लड़का मतलब रीता का भाई का लड़का क्या होता है दोस्तों, इसका निखिल क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी वर्ष में दोस्तों अगस्त को गुरुवार, 25 अगस्त को गुरुवार, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता दोस्तों कि किसी भी दिन दोस्तों महीने में 3 और 6 होंगे नहीं, और 4 5 बचता। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर दोस्तों 25 अगस्त को
क्या है 25 अगस्त दोस्तों गुरुवार है, तो पहले हम देखेंगे मेरे साथियों कि सोमवार कब पड़ेगा। देखिए 25 गुरुवार है तो आपको पता होगा 24 को बुध हो जाएगा, और दोस्तों 23 क्या होगा, 23 को दोस्तों सोमवार होगा, ठीक मंगलवार होगा, और दोस्तों 22 को बुधवार होगा, तो 22 को दोस्तों बुधवार होगा। अब देखिए यहाँ पे 22 को बुधवार है, अब देखिए एक दोस्तों 22 7 29 को दोस्तों एक हो जाएगा, देखिए एक यहाँ बुधवार मिल गया, एक 29 को दोस्तों मिल जाएगा बुधवार, कितने 2 बुधवार हो गए। अब देखिए अब 22 के पहले दोस्तों अगर जाएंगे तो दोस्तों कितने मिल जाएंगे, 3 और बुधवार मिल जाएंगे। देखिए 21, देखिए 22 बचे तो 22 को मगर साइज सभा देते 3 7 की कितना 3 और आगे मिल जाएंगे, यानी 3 पहले हुए, एक 22 को 4 हो गए, और एक 29 को दोस्तों 5 हो गए, यानी कि 5 हो जाएंगे सोमवारों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, आगे चलें इसके पहले मैं चीज बता दूं आपको कि साथियों अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपी SSC पेट की, तो आपके लिए ये दोस्तों संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा हमारे चैनल पर ही। हमने पढ़ा है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से, आपको मैं बता दूं, यकीन दिला दूं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। इसके लिए आप करना क्या होगा, हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा यूपी SSC पेट 2022 क्लासेस के नाम से संपूर्ण कोर्स, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादा वीडियो नहीं, बहुत ही कम समय में हमने पढ़ाया है, और इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों पूरे हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके थे, अब चलते हैं दोस्तों 51वें क्वेश्चन से। 51वें क्वेश्चन से क्या है दोस्तों, यहाँ पे साथियों को बता दें क्या है, करंट अफेयर आ चुका है, ठीक है। तो करंट अफेयर दोस्तों इसको हम देखेंगे कि करंट अफेयर क्या है। तो साथियों देखिए अब कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था दोस्तों। तो देखिए तो किस में नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, पटना में नहीं हुआ था, अगरतला, रांची, चेन्नई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूर संचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मजबूत कंपनी बन गई है दोस्तों, मजबूत ब्रांड बन चुका है दोस्तों। तो आपको पता होगा कौन सी, तो रिलायंस जियो दोस्तों, ठीक है, रिलायंस जियो। और आपको बता दोस्तों अभी विश्व के दूसरे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं दोस्तों, गौतम अडानी, भारत के गौतम अडानी दोस्तों। ये पहली बार हो रहा है कि कोई भारत दोस्तों, भारत का एशिया का दूसरे रैंक पहुंचा है दोस्तों। अभी एलन मस्क केवल इनसे आगे हैं, एलन मस्क दोस्तों पहले नंबर पे है, दूसरे दोस्तों अपने भारत के गौतम अडानी पहुंच चुके हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बोल्ड दोस्तों, बोल्ड मतलब बंबू है ना, ओएसिस ऑन लैंड ऑफ ड्राफ्ट दोस्तों, ये परियोजना कहां शुरू की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 53 का बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना था दोस्तों। तो पहला देश कौन सा बना दोस्तों, 54 का बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, घाना। घाना राजधानी क्या है, अकरा है दोस्तों, क्या है घाना राजधानी क्या है, अकरा है मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है दोस्तों, तो श्रीषा बांदला दोस्तों। आपको पता होगा श्रीषा बांदला दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कल्पना चावला को पता है भारत की थी, ये गई थी दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा करने वाली। और ऋतु करदार दोस्तों आपको पता है, इन्हें हम क्या मानते हैं, आपको पता होगा इन्हें हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने मंगल मिशन में देखा होगा इनका रोल, ठीक है। चलिए तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया मेरे साथियों। तो 56 का बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, कौन, सुमित मलिक को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ कौन भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है मेरे साथियों। कहां पे की गई है ई कैबिनेट प्रणाली दोस्तों, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों यहां पर, ठीक है। अगला है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में के लिए UDISE प्लस शुरुआत किया गया दोस्तों। तो कहां किया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ ले हम कि अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है। तो मैं बता दूं कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था दोस्तों। आपको बताओ एक चाइनीज कंपनी दोस्तों, तो किसको बनाया था, तो विराट कोहली को। किसको, विराट कोहली को दोस्तों। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल स्पाउस है ना, स्विस पेज दोस्तों किस न्यायालय द्वारा दोस्तों किया गया था जारी, तो दोस्तों किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहां दोस्तों, आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें कितने न्यायाधीश हैं, 33+1, ठीक है, याद रखेंगे। अभी कौन है दोस्तों, वर्तमान में भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो UU ललित, कौन, UU ललित जी हैं दोस्तों। और याद रखेंगे कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय संख्या कितनी है, 25 है, ठीक। अपने यूपी का कहां है, इलाहाबाद में, खंडपीठ दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। चलिए किसने भारतीय राज्य, देखिए कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते दोस्तों, स्टैटिक जी क्या आ चुका है। तो कितने दोस्तों भारतीय राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा करते दोस्तों, 5 राज्य हैं। कितने हैं,
5 है मेरे साथियों। कौन कौन से हैं अभी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन सा, पहला आपका यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो गया। उसके बाद अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, फिर दोस्तों बिहार के साथ में लगेगा। बिहार के बाद दोस्तों आपको पता है सिक्किम से लगता है, सिक्किम से लगता है, किससे दोस्तों, सिक्किम से लगता है। सिक्किम के बाद दोस्तों आपको पता होगा पश्चिम बंगाल से भी ये लगता है। तो कितने हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखिए स्ट्रेटेजी का हमने पढ़ा है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। दोस्तों देखिए इसको अगर आपको नहीं पता था ना, फिर भी आपको लगेगा, क्योंकि दोस्तों बीजिंग आपको पता है चाइना, दिल्ली भारत, ढाका दोस्तों किसका, तो ढाका बांग्लादेश। तो दोस्तों सान जोस हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोस्टा रिका की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है। तो लक्षद्वीप की दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या है मेरे साथियों, तो मलयालम है। क्या है, मलयालम। दोस्तों मैं आपकी एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ना सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे दोस्तों कितने हैं द्वीप, दोस्तों 36 द्वीप आपको मिल जाएगा। कितने द्वीप, 36 द्वीप मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ के प्रशासक कौन है, तो दोस्तों प्रफुल्ल पटेल जी है। कौन है प्रशासक, प्रफुल्ल पटेल जी है, प्रफुल्ल पटेल जी। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। दोस्तों देखिए अभी दोस्तों इसकी बात कर लो, तो दोस्तों ऐसे अधिकतम 552 माना गया है। वैसे दोस्तों वर्तमान में बात करें ना तो 550 होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे दोस्तों उनको खत्म कर देगा। यानी अब दोस्तों इसका सही आंसर 552 माना गया। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में तो वैसे 550 होंगे। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों एंग्लो इंडियन की नियुक्ति बंद कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया था। दोस्तों हिंदी दिवस आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी वजह से दोस्तों प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस दोस्तों पूछ सकता है अगले पेपर में। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को, क्या 10 जनवरी 1975 को दोस्तों क्या हुआ था, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। दोस्तों कहां पर, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम विश्व हिंदी दिवस का मनाते हैं 10 जनवरी को। और भारत में हिंदी दिवस है 14 सितंबर। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए इनमें से कौन सा सार्क देश नहीं है दोस्तों, सार्क देश का सदस्य नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि आपके आसपास में जितने भी देश है ना उनमें दोस्तों म्यांमार नहीं होगा, ये म्यांमार नहीं। और दोस्तों म्यांमार के अलावा चीन नहीं होगा। बाकी जो आसपास के देश है ना आपके, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी के सभी दोस्तों आपके, श्रीलंका है ना, ये सभी के सभी दोस्तों आपके सार्क के सदस्य हो जाएंगे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में। कहाँ, नेपाल के काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय। यानी कि चीन और म्यांमार नहीं होगा आपके पड़ोस से। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 66 हो चुका है दोस्तों। 67 देखते हैं, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपको पता होगा, औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र। कहां पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों क्या है, सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों। तो ओणम कहां का है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ओणम कहां का है, तो केरल का है दोस्तों। ओणम कहां का है, तो आप बताएंगे कहां का है, केरल का। किसका, केरल का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा बुध शुक्र पृथ्वी वरुण है ना, बुध शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण यम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा बुध। ठीक है, तो बुध हो जाएगा सबसे नजदीक। ठीक है, सबसे नजदीक होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी ना, इस तरीके से। चलिए अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के प्रथम कौन थे दोस्तों। देखिए साहित्य का नोबेल किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए दोस्तों। किसकी रचना के लिए, गीतांजलि रचना के लिए दोस्तों इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता दोस्तों। किसका जीता, साहित्य का। ठीक है, चलिए भाई मदर टेरेसा दोस्तों शांति का मिला है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गद्यांश दिया गया। क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया। 71 से 75 तक आपको गद्यांश देखना है। ठीक है, और गद्यांश से छांट करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए क्या कहा गया है कि धरातल से युद्ध की विविधताओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी ने कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल हुए, सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना
प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों और भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव है। अतः हम यदि विश्व की कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध से बहिष्कार करना होगा, अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो दोस्तों कहा गया कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। दोस्तों विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, आपको पता होगा कि मानव जाति के विकास के लिए दोस्तों बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है कि मानव जाति के विकास के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, दोस्तों शांति आवश्यक है। ठीक है, मानव जाति के विकास के लिए दोस्तों क्या होगा, शांति दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आपको पता होगा अगर मानव जाति का विकास चाहते हो तो आपको शांति स्थापित करना ही करना होगा, ये चीज आपको पता है। ठीक है, बिना दोस्तों मानव जाति विकास, देखिए यहाँ पे है ना मानव जाति के विकास के लिए शांति क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व शांति की स्थापना करने के लिए दोस्तों आवश्यक क्या होगा। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक होगा दोस्तों, अहिंसा और प्रेम, यानी युद्ध बंद करके अहिंसा और प्रेम। दोस्तों ये देखिए हमने बताया है कि दोस्तों क्या है, गांधी जी ने कहा था कि प्रेम और अहिंसा द्वारा दोस्तों क्या विश्व में सब कुछ दोस्तों बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 73 नंबर कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। दोस्तों किससे, कठोर से भी कठोर हृदय को हम कोमल कैसे बना सकते हैं दोस्तों, अहिंसा के द्वारा। देखिए अहिंसा के द्वारा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि कठोर से कठोर हृदय को हम क्या करते हैं दोस्तों, अहिंसा के द्वारा कोमल बना सकते हैं। हमने पढ़ाया भी है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि देखिए अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को क्या कर सकते हैं, कोमल बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट 73 का। चलिए 74 नंबर क्या है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं साथियों, तो आपको पता होगा सुख, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए स्वर्णिम युग के क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे कहा गया, ये देखिए समझिए कि प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहलाएगा जहाँ पे शांति, सुख और दोस्तों रचनात्मक कार्य किए जाए। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य क्या कर सकते हैं, स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं। अगला है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय का। देखिए नितांत का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको आपको ढूंढ के नहीं यहीं से बता सकते हैं। उसको 75 का बिल्कुल सही बी हो जाएगा, यानी कि नितांत मतलब क्या था, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं दूसरा गद्यांश, क्योंकि दो गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांश को आपको देखना। दोस्तों देखिए ये बहुत बड़ा गद्यांश, इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं आपको सीधा दोस्तों इसके बारे में बताएंगे तो आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए बहुत बड़ा गद्यांश, तो आप इसको पढ़ते जाइएगा। आपका इसको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, है ना, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। देखिए किस नाम से है, तो ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम से आप देखिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन क्या है कि मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से क्या होता है, तो इसके बल से क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है दोस्तों। ठीक है, क्या है, प्रकृति और प्राणी जगत का क्या है दोस्तों, सिरमौर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए क्या है, तो इसके देखिए प्रकृति और प्राणी जगत का क्या है, सिरमौर बन गया। देखिए ये चीज हमने बताई, तो यहीं से आप निकाल लेंगे इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। दोस्तों उससे किससे मुक्ति मिली है, यह आपको बताना है। तो साथियों किससे मुक्ति मिली है, किससे, भ्रमपूर्ण रूढ़िवाद विचारधारा से। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको मिल भी जाएगा कि भ्रमपूर्ण और रूढ़िवादी विचारधारा से दोस्तों क्या हुआ है, उसको मुक्ति जरूर मिली है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे ना इसको तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप इसको कर भी पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं किससे मुक्ति, यहाँ देख सकते हैं कि रूढ़िवादी अंधविश्वासों और रूढ़िवादी से मुक्त होकर दोस्तों ये चीज बदली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहा, विश्व में देखिए यहाँ पे देखते हैं ना 78 नंबर, विश्व के परिवारवत लगने का कारण क्या है दोस्तों, मतलब कि विश्व परिवारवत कैसे लगता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, तो आपको पता होगा क्या कि दोस्तों यातायात और संचार साधनों का विकास। दोस्तों ठीक है, ये बिल्कुल सही। अगला है हस्तामलक। ठीक है, इसका शब्द का अभिप्रेत क्या होगा दोस्तों, इसका अभिप्रेत क्या होता है, तो स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। क्या होगा, स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। चलिए अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है मेरे साथियों,
तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन दोस्तों ये हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट जवाब। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या एक ग्राफ आ चुका है, क्या आ चुका है ग्राफ। देखिए 80 से लेकर के 81 से लेकर के 100 तक पूरे के पूरे कितने 20 ग्राफ आपको देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन ग्राफ के मिलने वाले। चलिए साथियों देखिए ग्राफ में क्या कहा गया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाएगा। देखिए अंकों का अनुपात समझते क्या होगा, इतिहास और भूगोल। देखिए चलिए एक चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे ये है ना तो इसके इतिहास के देखिए इसके इतिहास में कितने होंगे, तो इतिहास और भूगोल के अंकों का वो दिखाएगा ना। तो देखिए इसके पॉइंट 125 है, इसका मतलब क्या पॉइंट 9 तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी उसने इतिहास में 125 अंक पाए होंगे और भूगोल में 100 अंक। ठीक, ये होता अनुपात। तो इसको मतलब इसको एक ही शब्द मत समझना, 125 पॉइंट 25 का मतलब क्या होता है 125/100। ठीक है, ये जिसे पॉइंट 85 मतलब क्या होगा 85/100, पॉइंट 65 मतलब होगा 65/100 ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। देखिए भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। देखिए भूगोल का होगा आपका, तो हमने बताया भूगोल नीचे वाला, इतिहास ऊपर वाला, यानी किसके दोस्तों इतिहास में ज्यादा मतलब ऊपर वाले ज्यादा अंक होंगे। तो ऊपर वाले ज्यादा अंक किसके किसके होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहले क्या होंगे तो 65 ऊपर देखिए 65 होगा, दोस्तों 65 कम है, ठीक ये गलत हो जाएगा। 85 होगा तो 85 कम है, ये 35 होगा ये भी गलत हो जाएगा। हाँ देखिए ये 125 होगा यानी एक को मिल गया, एक ज्यादा हो गया है ना। ये भी दोस्तों 140 और 100 होगा, ये भी 2 ज्यादा हो गए और दोस्तों ये कम होगा क्योंकि 95 होगा तो ये कम हो जाएगा। और उससे 155 होगा यानी कि 3 ज्यादा हो गए, 1 2 3 है ना। ये 3 लोगों ने दोस्तों ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए, मतलब वो देखना जो कि 100 से कम हो। तो दोस्तों कितने कितने किए हैं, 100 से कम किस किस के हैं। देखिए 100 से कम किस किस के हैं तो ये आपको बताना होगा। देखिए पहला हो गया है ना, इसके 65 हैं, इसके दोस्तों 85 हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और तीसरे के बाद दोस्तों ये कौन सा हो गया छठा हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और छठा, पहला दूसरा तीसरा और छठा ये कम अंक पाए हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा और छठा, पहला दूसरा तीसरा और छठा दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखते हैं। क्या कहा गया दोस्तों, भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता का बढ़त का होगा दोस्तों, ये हम इसके लिए आंकड़े अभी पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर का होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर का होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए अधिकतम अंक कहाँ मिले हैं, अधिकतम आपको मिले हैं 1.55, तो दोस्तों 1.55 और न्यूनतम कितने हैं दोस्तों 0.35 दोस्तों, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 2 बचेगा और दोस्तों पॉइंट लगेगा 1, यानी 1.20। तो 1.20 देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो 1.20, हाँ भैया ये देखिए ये 1.20 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये कहा गया है कि छात्र 4 ने भूगोल में 60 अंक प्राप्त किए, जो चौथा छात्र दोस्तों भूगोल में 60 अंक प्राप्त किया है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया जो चौथा वाला था ना उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 60 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो बताना इतिहास में कितने किए होंगे दोस्तों। भूगोल में अगर 60 किए हैं तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए होंगे दोस्तों, ये आपको इसमें से बताना है। तो चलिए बताते हैं भैया बिल्कुल अच्छे से। अगर भूगोल में वो 60 अंक प्राप्त किए तो पहले चौथे देते हैं। चलिए चौथा कौन सा है, तो 1 2 3 4, चौथा ये है। अब देखिए 125/100, यानी इसमें कहा गया था भूगोल में दोस्तों, भूगोल नीचे वाला ना, भूगोल में 60 प्राप्त किए, यानी 100 की वैल्यू कितने 60 के बराबर। तो यानी 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू जाएगी दोस्तों 60/100 और निकालना है इसका 125, यानी कि हमें ऊपर वाला निकालना है इतिहास का, तो गुणे 125 कर देंगे। चलिए काटिए, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और देखिए 4 से काटेंगे 60 तो 15 हो जाएगा। तो 15 × 5 दोस्तों 15 पचे 75, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 75 है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं कि ग्राफ का अध्ययन करें को प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को देखिए आप, एक ग्राफ है आपका पूरा ग्राफ है, इसको देखना है। तो देखिए क्या कहा गया है कि दोस्तों कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष कौन सा था दोस्तों। उच्चतम वृद्धि किस साल हुई है कच्चे ऊन के उत्पादन में, तो ये ऊन का उत्पादन दिया गया है। अब देखिए उच्चतम वृद्धि दर कहाँ हुई है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तभी आपको समझा पाएंगे बहुत अच्छे से हम। ठीक है, ये देखिए छोटा कर लीजिएगा इसको। चलिए हाँ अब समझिएगा बिल्कुल थोड़ा अच्छे से और अच्छे समझ में आने वाला है ये, अब बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष कौन सा है। देखिए उच्चतम वृद्धि वर्ष कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। इसको हम देखते हैं ना, पहले देखिए कैसे करना होगा।
कैसे करना होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा देखेंगे कि 2017-18 दिया, 17-18 में कितनी वृद्धि हुई, 17-18 में कितनी वृद्धि हुई है, देखिए 17-18 में कितनी वृद्धि हुई है, देखिए यहाँ से अब हम देखिए 17-18 में कितनी वृद्धि हुई है, देखिए 17-18 में क्या हुआ, तो यहाँ से वृद्धि हुई ना, 17-18 में कितनी हुई, तो 65 से 76 गया, यानी 65 से 76 यानी कितना वृद्धि हुआ है, तो 11 का, कितना हुआ दोस्तों 11 का, तो यहाँ हम 11 लिख लेंगे, 11 वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब 20-21 दिया ऑप्शन में, तो 20-21 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दिया है 20-21 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 20-21 में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ से 68 से 73 चला गया, क्या 20-21 में 68 से 73 का यानी 5 का वृद्धि हुआ, कितने का 5 दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे 11 का, यहाँ 5 पे, और 16-17 में कितना हुआ है, तो 16-17 दोस्तों 16-17 ये रहा ना, 16-17 ये रहा, यानी कि 53 से 65 गया, 53 से 65 गया है, यानी कि दोस्तों 53 से 65 यानी कि 12 की वृद्धि हुई, कितने की 12 की वृद्धि हुई दोस्तों। और 19-20 में कितने हुआ, 19-20 में दोस्तों 58 से 68 गया, यानी कि 10 की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो 11-12 ये दोस्तों नवीनतम है, तो इनको हम दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए कैसे निकालें, 12 वाला चेक करते हैं। ठीक है, 12 वाला दोस्तों हमारे साथ सही लग रहा है, मगर दोस्तों ऐसे नहीं देखेंगे, इनका हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए 11 वाले जैसे तो 11 वाले, तो देखिए 11 हो जाएगा, 11 बटे देखिए 17-18 है, 17-18 में 11 वाला कितना हुआ है, तो किससे दोस्तों तुलना करेंगे, तो नीचे 65 रखेंगे, क्योंकि 65 गुणे 100 करेंगे, तो इसका रेशियो दोस्तों आ जाएगा लगभग 16.92%, 16.92%। अगर इसका देखो 16-17 वाला जो 12% रहा, इसको दोस्तों 12 वैसे देखने में यही लग रहा है सही भी होगा, अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एकदम करेक्ट तरीका नहीं होगा, इसको आप लगा के देखेंगे। अभी देखिए 12 यहाँ है तो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन से सही होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 12 तो नीचे क्या रखेंगे दोस्तों 53 रखेंगे, क्योंकि 53 बढ़ाना 53 से तुलना कर रहे हैं ना, 53 से इससे और गुणे 100 करेंगे ना, तो इसको निकालेंगे दोस्तों 22.64 आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट क्या है। अब पहले 4 और अंतिम 4 देखिए यहीं पे लगा देते हैं, तो पहले 4 दोस्तों इनको जोड़ेंगे, पहले 4 जोड़िए 56, 51, 53, 65, इनको 4 जोड़ते ना, 56, 51, 53 और 65 दोस्तों, तो बिल्कुल सही कितना आ जाएगा, इनका पहले 4 का दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 225। जोड़िएगा, आप भी जोड़िए, 225 होगा बिल्कुल सही। और अंतिम 4 दोस्तों 76, अब इनको 76, 58, 68 और 73, तो अंतिम 4 का दोस्तों कितना होगा, तो अंतिम 4 का दोस्तों कितना होगा 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब दोनों घटाइए, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। किससे तुलना करेंगे, तो ये भी आपको बताना चाहिए, तुलना किससे करेंगे दोस्तों 225 को नीचे रखेंगे तो 50 आया, और 50 बटे 225 और गुणे 100 कर देंगे। बात समझ में आया, गुणे 100 कर देंगे मेरे साथियों। तो इसको अगर आप काटते ना, इसको आप काट दीजिएगा, 50 गुणे 225, 50 बटे 225 इंटू 100 दोस्तों, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 22.22% ना, 22.22 यानी कि 22.22%। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर देखते हैं क्या है, तो है 22.2%, दोस्तों बिल्कुल से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब कर रहा है 8 वर्षों के दौरान दोस्तों औसत उत्पादन का होगा। देखिए अभी हमने निकाला था, देखिए आपको बता दें 8 वर्षों का उत्पादन क्या है दोस्तों, आपको बता दें कैसे करेंगे, तो आप इनको सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68 और 73। जब सबको जोड़ेंगे ना आप, देखिए सबको आपने जोड़ा था 225 पहला, 275 दोनों जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। टोटल आप जोड़िएगा 500 आएगा, इसको 8 से आप भाग करेंगे, जब 8 से भाग करेंगे 500 को तो 62.5 आ जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 62.5 मिलियन मीट्रिक टन दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि उत्पादन में, और 9वां नंबर क्या है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किसमें रही है। तो अधिकतम दोस्तों प्रतिशत घटक किसमें रही है, देखिए जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम घटक किसमें रही है, मतलब अधिकतम सबसे ज्यादा घटक किसमें है, तो ये मैं देखता हूं। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 2018, 2017, 18 और 2013-14 और 2014-15। तो पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों घटक किसमें रहा है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले 2018 देखते हैं, 2018 फिर 17-18, देखिए 17-18 फिर 18-19 और फिर 14-15 और 13-14 है ना, 14-15 और 17-18, 18-19। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें देखिए छोटा करके हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा ना। चलिए तो आपको सीधा ले सकते हैं वहीं पे, कैसे निकालेंगे, पहले 2017-18-19 को देखते हैं कितना बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है मेरे साथियों, ये देखते तो 18-19 पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है, 18-19 में देखिए 18-19 पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है,
घटा तो 18-19 देखिए 18-19 एक घटा ना, देखिए कितना घट गया, तो 76 से 58 आ गया, 76 से 58 आ गया, यानी कि कितना घटा है, तो 18 घट चुका है। 18 बटे अगर आप 76 रखते हैं दोस्तों और गुणे 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23.68%। दोस्तों अभी इसमें देखिए कितना है, 18 घटा है ना, 18 घटा है, इतना याद रखेंगे 18 घटा, पहले ऑप्शन के हिसाब से 18 घटा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है दोस्तों कि 2017-18 देखते हैं, 2017-18 देखते हैं, 2017-18 देखिए 2017-18 देखते हैं, 2017-18 देखिए 2017-18 देखते हैं, तो 17-18 देखते हैं, 17-18 क्या हो, 17-18 देखिए पहले वर्ष की तुलना में क्या है, देखिए पहले वर्ष की तुलना में क्या है, ये घटा नहीं बढ़ा, तो ये दोस्तों ऑप्शन से गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें घटा नहीं है बढ़ा है दोस्तों, 2017-18 में क्या है, घटा नहीं बढ़ा है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला नंबर 2013-14 देखिए 2013-14 के आगे कोई पता ही नहीं, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, आगे वाला पता ही नहीं है दोस्तों। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन से दोस्तों 2014-15 देख लेते हैं, 2014-15 दोस्तों घटा है, 2014-15 घटा है, देखिए यहाँ से कितना घटा, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 5 ही घटा, तो दोस्तों बिल्कुल सही, यहाँ बहुत कम घटा है, तो यानी हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2018-19, जिसमें दोस्तों 18 घटा था ना, 2018-19 का 2018-19 में क्या हुआ था, तो आपको पता होगा दोस्तों कितना घटा था, 18, तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा 89 का, ठीक है। चलिए इतना समझ गए बिल्कुल अच्छे से कि 89 का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि 2014-15 के कच्चे ऊन 2019-20 देखिए 14-15 और 19-20 का अनुपात क्या होगा, 2014-15 और 19-20 14-15 14-15 कितना है, तो 51 है, 14-15 51 है, और दोस्तों 19-20 कितना है, 19-20 का दोस्तों कितना है 68, तो देखिए 51 19-20 68 को काटिए, 17 51 17 चौके 68, यानी कि 3/4 है ना, समझ गए ना। देखिए 51 कितना, 2014-15 पूछा तो 51 लिख लिया, और 2019-20 पूछा 68 लिख लिया, तो 51/68 यानी कि 17-51 यानी 3/4 है आंसर। देखते हैं 3/4 आंसर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 3/4 ऑप्शन में है आपका, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब साथियों देखते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 5 सेलमैन द्वारा दोस्तों अर्जित वार्षिक कमीशन दोस्तों बताया गया, तो 91 से 95 दोस्तों हम इस टेबल के आधार पे करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बहुत अच्छे दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा कि हमने पाई चार्ट दोस्तों एक बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम देख रहे हैं, ठीक है, संसाधन की कमी होने की वजह से भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों को बताने में समझाने में, क्योंकि पाई चार्ट दोस्तों ऐसे समझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं, ये दोस्तों आपको बता दें कि 5 वर्ष दिए गए हैं, और इनके दोस्तों क्या दिए गए हैं, किस वर्ष कितना सेलमैन ने क्या कमीशन अर्जित किया है। चलिए ये वर्ष दिए गए हैं। अब देखिए पहला है कि किस वर्ष में सेलमैन सी द्वारा अर्जित पिछले वर्ष की कमीशन की तुलना में अधिक है। देखिए किस वर्ष के, देखिए समझिए दोबारा देखते हैं क्या कहा गया है कि किस वर्ष में सेलमैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए सी का देखते हैं, सी का है ना। अब देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी ना। तो किस वर्ष सबसे ज्यादा दोस्तों कमीशन उसने खाया है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई ना, तो किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो देखिए इसको हम कैसे तुलना करेंगे, तो आपको पता होगा एक दूसरे से तुलना करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको बता दें। देखिए बिल्कुल सही आपको समझना होगा कि कब, देखिए 2016 में, देखिए यहाँ पे देखते हैं ना, सी का देखते हैं ना, सी का देखिए 2016 में कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे सी का, तो कितनी वृद्धि हुई, देखिए 26,200 से और 27,800 का, यानी कि 1600 की वृद्धि हुई है। 1600 की वृद्धि हुई कब, 2016 में, है ना। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ आएंगे 27,800 से 28,200 हुआ, यानी यहाँ पे कितना हुआ, 400 की वृद्धि हुई है। अभी देखिए 1600 से अधिक ना। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ आए, यानी 2017 से 18 में कितनी वृद्धि हुई, 28,200 से 29,100 तक हुआ, यानी कि 29,100 तक, यानी कि आप देखेंगे तो 900 की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों 2900 से 29,400, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल कम हुआ है, 300 का वृद्धि हुआ ना। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितने का, 600 का वृद्धि हुआ। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, यहाँ 1600 का। कहाँ है, 2006 में दोस्तों 1600 की वृद्धि हुई, यानी कि 2006 हमारा एकदम राइट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 2006 दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2018 में बी का कमीशन 5 सेलमैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन के, देखिए 2018 में बी का कमीशन 5 सेलमैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितने परसेंट, देखिए 2008 का, देखिए 2018 का बी का कमीशन, 2018 का बी का कमीशन दोस्तों यहाँ देखते हैं। 2018 का बी का कमीशन, देखिए 2018 का बी का कमीशन कितना है, 2018 में आएंगे, और बी का कमीशन कितना, 28,000।
उसी वर्ष के कमीशन का कितना परसेंट, देखिए 2000, तो हम क्या करेंगे 2018 पहले बी कमीशन लिखेंगे, कितना 28,000, कितना है 28,000, और बटे उसी वर्ष के पांचों कमीशन, दोस्तों टोटल जोड़ अपने आप दिया हुआ है, तो बटे क्या कर देंगे हम 146 960, 1,46,960, अब गुणे 100 करेंगे दोस्तों, काटने में तो दिक्कत होगी मगर आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। इसको काटेंगे ना तो कितना आएगा दोस्तों 19.05%, क्या 19.05% दोस्तों, और यही हमारा सही आंसर। कैसे करेंगे, देखिए 2018 का बी देखेंगे तो कितना है 28,000 है, और उसके बाद दोस्तों टोटल पांचों का तो 1,46,960, तो दोस्तों बटे 1,46,960 गुणे 100 कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 19.05%। क्या हो जाएगा 19.05 दोस्तों, ये आपका ए ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए अगला है कि किस सेलमेंट का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि वर्ष दर्शाता है। दोस्तों 2018 की तुलना में 2015 का उच्चतम दर्शा रहा है, ठीक है, किसका दर्शा रहा है, तो ये हम देखेंगे 2018 और 15 की तुलना हम कर लेंगे, 2018 और 15 की तुलना करेंगे, देखते किसका उच्चतम दर्शा रहा, तो ABCD है ना, 2018 से 15 का, 2018 से 15 की तुलना कर लेते हैं, 2018 से 15 की तुलना करेंगे, ठीक है, 2018 से 15 की तुलना करेंगे ABCD का, चलिए 2018 से 15 देखिए यहाँ से यहाँ के देखेंगे तो दोस्तों ए का कितना वृद्धि हुआ है, देखिए 27,300 से कितना 29,800 अगर घटाते आप कितना हो जाएगा दोस्तों 24,50 आ जाएगा, ठीक है। वही दोस्तों बी का देखते हैं, बी का दोस्तों क्या हुआ 26,850 से 2800 हो गया दोस्तों, यानी बी को कितने मिले, कितने बढ़े 1,150 रुपए, ठीक 1,150 बढ़ा है। वही दोस्तों देखते हैं सी का देखते हैं तो 26,200 से दोस्तों कितना 29,100 हो गया है, तो दोस्तों इसका कितना बढ़ा, तो 2900 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा दोस्तों, इसका कितना बढ़ा है 2900 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2900 रुपए बढ़ा है। वही डी का देखते हैं दोस्तों, डी का क्या है, डी का दिया है दोस्तों कितना 27,850 से कितना हुआ है 30,060 हुआ दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो 2210 बढ़ रहा है, कितना 2210। अब देखिए कहाँ ज्यादा बढ़ा है, देखिए यहाँ 2450 बढ़ा है, यहाँ 1150, यहाँ 2900, यहाँ 2250, तो आपको पता होगा कि 2900 दोस्तों ये ज्यादा है, 2900 ज्यादा, यानी कि सी वाले का ज्यादा मिला है पैसा, तो सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। किसका हुआ फायदा, सी का, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेलमैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर क्या होगा दोस्तों, तो किसी भी सेलमैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन क्या होगा मेरे दोस्तों, किसका होगा उच्चतम और न्यूनतम कमीशन दोस्तों, ठीक है, ये आपको इसमें बताना होगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि किसका जो है अधिकतम है, मतलब ज्यादा अर्जित और कम अर्जित उनके बीच का अंतर करेंगे ना तो अधिकतम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमें आपको दिखाना है, ठीक है, ये हमें आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाना। चलिए आपको बताते हैं कि किस में होगा, ठीक है, किस में होगा मेरे साथियों। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि किस में होगा सबसे कम और अधिकतम दोस्तों। तो 2019 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि उच्चतम और अधिकतम निकालेंगे ना दोस्तों तो ये सबसे अधिक होगा। देखिए उच्चतम कितना है, देखिए उच्चतम देखिए यहाँ पे न्यूनतम कितना है 24,600 और दोस्तों अधिकतम कितना है ये 29,800, इनका इसका सबसे अधिक आएगा। देखिए सबसे कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे कब सबसे कम कितना है, सबसे कम कितना है ये दोस्तों आपका 26,200 है, ठीक है, और इसको सबसे अधिक कितना 28,640, तो इनको घटाएंगे दोस्तों तो कम आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा दोस्तों 2019 का आएगा 24,600 से आप 29,800 घटा देखेंगे ये सबसे ज्यादा ही होगा न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, बीच का अंतर दोस्तों। तो किसका हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हमने बता दिया आपको कौन सा होगा 2019 का, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कहा गया है क्या 95 नंबर क्या कहता है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 95 नंबर क्या कहता है कि दोस्तों कि क्या कि 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने परसेंट है। तो दोस्तों 2019 में डी और ए का देखते हैं, 2019 में डी और ए का देखते हैं, 2019 में हम डी और ए का देखते हैं दोस्तों। 2019 कौन सा है तो ये वाला है दोस्तों, ये वाला 2019 है ना, तो डी और ए का देखते हैं, डी और ए का देखते हैं मेरे साथियों। चलिए देखिए 2019 में डी का कितना है 29,800, देखिए आप भी समझ रहे होंगे है ना। 2000 कितना है डी का तो 29,800, कितना 29,800, ठीक है, ये वाला डी का है ना। और दोस्तों ए का कितना है तो ए का दोस्तों तो क्या करें डी बटे ए इंटू 100 करेंगे तो ए का कितना है तो एक आप देख सकते हैं दोस्तों कब है तो 2019 में कितना है 24,600,
24,600 गुणे, और दोस्तों हम कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो जो 0 0 काट दीजिएगा, और इसको आप दोस्तों जब काटेंगे ना, जब काटेंगे आपका कितना आ जाएगा 121.13%। कितना 121.13% आएगा आंसर। अब चलिए हम देखते हैं क्या आंसर इसका है। 121.13% क्या आएगा 121.13% दोस्तों 95 का क्वेश्चन, 95 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा 121.13%। दोस्तों यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि 121.13% दोस्तों है ही नहीं, तो यानी हमारा बिल्कुल सही जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 95 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों अगला आ चुका है, ये है दोस्तों फिर से 9600 तक दी गई सारणी तालिका है ना, का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, प्रश्नों का आंसर दे। चलिए ये है दोस्तों ब्रोकर हैं, शेयर ब्रोकर हैं, इनके दोस्तों महीने दिए गए हैं कि एंजल ने कितने ब्रेकर के मतलब बेचे हैं है ना, कितने खाते खोले हैं 25 28 जून में है ना, ये महीने दिए। चलिए सीधा क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या सबसे औसतन महत्तम है। दोस्तों सबसे ज्यादा खाते किस महीने में खुले ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सिंपल सा तरीका क्या करना है, सबको जोड़ना, सबसे ज्यादा खाते कब खुले हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा खाते कब खुले, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं 25 28 35 65 55 जोड़िए, कितना आएगा 25 28 35 है ना। देखिए इस तरह नहीं दोस्तों, इधर को जोड़ना, इधर को महीने पूछा ना तो यहाँ पे जोड़ना है। देखिए मई में देखते कितने खाते खुले हैं, तो 25 22 30 35 25 22 30 35 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 112 आ जाएगा, कितना जाएगा 112, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों जून अगस्त सितंबर और मई था, जून अगस्त सितंबर मई था। तो दोस्तों अब देखिए जून में देखते हैं तो 28 18 45 42 जोड़ेंगे, 28 18 45 42 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा, ठीक है। जोड़िएगा आप भी, ठीक। और जुलाई में दोस्तों, जुलाई का ऑप्शन में था नहीं, इसको फालतू जोड़ के समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगस्त में दिया है तो अगस्त में दोस्तों जोड़ते हैं 65 30 और 35 और 50 दोस्तों, इसको जोड़ते हैं अगस्त वाला, तो ये दोस्तों 180 आएगा, ठीक है। वहीं सितंबर देखते हैं दोस्तों, सितंबर में कितना आएगा दोस्तों 55 45 40 60 दोस्तों, इसको जोड़ते हैं ना तो कितना आएगा हमारा 200 आएगा, यानी हमारे सबसे क्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें है तो सितंबर में, देखिए 200 आ रहा ना, तो सितंबर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सितंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा सितंबर दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में खाते खुले हैं। चलिए अगला है कि अगस्त में खुले खातों संख्या और जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, अगस्त में और जून में। देखिए अगस्त में खुले कुल खातों संख्या और जून में खुले कुल खातों संख्या लगभग कितने परसेंट है। दोस्तों अभी आपने जोड़ा था, अभी आपने जोड़ा है कि अगस्त में दोस्तों कितना आया था, अगस्त का जोड़ा आया था दोस्तों 180, ठीक है 180, और जून का कितना आया था, जून का आया था दोस्तों 133। तो कह रहा अगस्त में खुले खातों संख्या का जून में खुले खातों की संख्या का कितने परसेंट है दोस्तों, तो किस तरह से निकालेंगे, तो पहले दोस्तों इन दोनों घटाएंगे, देखिए दोनों घटाओगे कितना आएगा 47 आएगा, कितना आ जाएगा 47 आएगा दोस्तों, किससे तो अगस्त में, जून में खुले खातों, तो जून से हम दोस्तों बटे कर देंगे और पूरे 100 कर देंगे दोस्तों। इसको अगर आप काटते हैं ना तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 35.33%, ठीक है। तो 35.33% दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, जून का दोस्तों हमने जोड़ रखा था 133 आया था, अगस्त का जोड़ रहा है तो कह रहा है अगस्त और जून के बीच का कितना अंतर होगा 47 होगा और बटे 133 कर देंगे, क्योंकि जून से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.33% है आंसर। देखते हैं 35.33%, 35.33 यानी ये 35.3%, ये बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मई से सितंबर तक एंजल के खातों की कुल संख्या से जुरोधा के कुल खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए एंजल और जुरोधा के कुल खाते कितने हैं, उनका अनुपात क्या होगा, जुरोधा और एंजल का अनुपात क्या होगा, तो जुरोधा और एंजल के खाते कितने होंगे। अब देखिए अब हमें इधर से इधर को देख रहे हैं मई से सितंबर तक, तो देखिए पहले 25 28 35 65 और 55 जोड़ेंगे एंजल के, तो एंजल का दोस्तों कितना आएगा ये आपको पूरा जोड़ना होगा। तो एंजल का दोस्तों अगर आप इधर जोड़ते हैं पूरा तो कितना आएगा 208 आएगा, कितना आएगा 208 आएगा। और जुरोधा जोड़ते हैं, जुरोधा का दोस्तों 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40, तो इनका जोड़ते हैं ना कितना जाएगा 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब देखिए इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा सीधा देखिएगा, इसको काटिए, इसको भाग कर दे 200 से 208 को भाग करेगा तो लगभग दोस्तों क्या आएगा 1.04 ना। देखिए एंजल का 208 आया और जुरोधा का 200 आया, एंजल का 208 और जुरोधा का 200 आया। देखिए एंजल का 208 और जुरोधा का 200 आया। देखिए कितने गुना इसका, लगभग दोस्तों 1.5 गुना था नहीं, देखिए ऑप्शन से चले जाते हैं। अब देखिए इससे कम तो है नहीं, गलत हो जाएगा। और दोस्तों ये 1.5 गुना है नहीं ना, 1.5 गुना नहीं, ये भी करो और 2.5 सवा 2 गुना नहीं है, यानी 1.4 बाद एक से थोड़ा ज्यादा ना भाई 8 ज्यादा है, यानी ये हमारा हो जाएगा। फिर भाग कर लीजिएगा आप 200 को 208 से भाग कर दीजिएगा 1.04 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही। अगला है किस शेयर ब्रोकर में
खुले खातों का औसत संख्या महत्तम ज्यादा है। तो किस शेयर के, देखिए किस शेयर ब्रोकर के दोस्तों सबसे ज्यादा खाते खुले हैं दोस्तों, औसत सबसे ज्यादा खाते खुले हैं, तो किससे खुले हैं? चलिए एंजल के हमने देखे हैं दोस्तों, पहले जोड़ रखे हैं। एंजल के कितने थे? तो एंजल के आपको पता हो कितने थे? 208 थे, ये हम पहले जोड़ चुके हैं। इनको पूरा जोड़िएगा इधर इधर करके ना, तो 208 है, एंजल के 208 हैं। फिर शेर खान के कितने हैं? शेर खान को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, थोड़ा दोस्तों 22, 18, 32, 30 और 45 दोस्तों कितना आ जाएगा? 147 आएगा। ठीक है, जोरोधा देखते, जोरोधा दोस्तों 30 प्लस 45 प्लस 50, ये हमने जोड़ रखा। जोरोधा दोस्तों हमने पहले जोड़ रखा था, 200 आया था ना, जोरोधा हमने पहले जोड़ रखा था, जोड़िएगा अभी जोड़ लीजिएगा 200 आएगा। ठीक है, और ट्रेडबुल का कितना आएगा दोस्तों? 35, 42, 45, 50 और 60 जोड़ेंगे ना, तो इनका आ जाएगा दोस्तों ट्रेडबुल का 232 आएगा। कितना आएगा? 232। तो दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा किसके हैं? 232। अब देखिए औसत पूछे चाहे पूछे, क्योंकि 5 से सबको भाग करना है, बात तो वही होगी ना, तो ऐसे निकाल लेंगे, वही हमारा औसत आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका है? तो ट्रेडबुल का है। कितना किसका है? तो ट्रेडबुल का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रेडबुल का सबसे ज्यादा है तो हमारा 99 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा खाते किससे खुले हैं? तो ट्रेडबुल के। ठीक है, अगला है ट्रेडबुल के खातों की संख्या का औसत शेर खान के खातों की संख्या का औसत का लगभग कितने परसेंट है? दोस्तों कितने परसेंट है ये आपको बताना है। तो अभी हमने बताया था कि ट्रेडबुल के कितने खुले थे? 232। ट्रेडबुल के 232 खुले हैं, इसको जोड़ेगा तो 232 दोस्तों ट्रेडबुल के हैं। और शेर खान के कितने हैं? तो शेर खान का आपको पता है 100 क्या है? 47। 147 है शेर खान के, 147 है शेर खान के। अब देखिए 232 से 232 से दोस्तों 147 घटाएंगे कितना आएगा? तो दोस्तों आपको पता 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा और बट्टे 147 कर दीजिएगा और गुणे 100 कर देना। ठीक है, 185 बटे 147 गुणे 100 कर दीजिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका आ जाएगा 57.82%। दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए इसका जो